हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय सिंह राजपुरोहित। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का भौतिक विभाजन, यानी कि भौतिक स्वरूप के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अपन शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमने जो टॉपिक कल पढ़ा था वो पढ़ा था थार के मरुस्थल का उद्भव। थार के मरुस्थल का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में अपन देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो थार के मरुस्थल का उद्भव के बारे में अपन ने देखा था कि जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका के जो मरुस्थल था और टैथिस सागर के उद्भव के कारण अपने थार के मरुस्थल का उद्भव हुआ था। पूरा आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी भाग है वो है अपने थार का मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, तो उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि थार का मरुस्थल के बारे में अपन कुछ चीज़ें जानते हैं। ठीक है, जो थार का मरुस्थल है दोस्तों, ये राजस्थान का मैप है और राजस्थान के मैप पर जो थार का मरुस्थल है वो इस साइड है। ठीक है, अब जो थार का मरुस्थल है वो इसकी विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यह ऐसा मरुस्थल है, यह ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता है। ठीक है, जैव विविधता विविधता ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता है। और इसी सर्वाधिक जैव विविधता का मतलब बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता के कारण एक भूगोलवेत्ता थे ईश्वर प्रसाद। जो ईश्वर प्रसाद भूगोलवेत्ता थे उन्होंने इस क्षेत्र का नाम रुक्स प्रदेश के नाम से बोला था। ठीक है, रुक्स प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता थी इसलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या बोला था, रुक्स प्रदेश। ठीक है, रुक्स प्रदेश के नाम से इस क्षेत्र को जाना गया। एक बात, दूसरी बात यह है कि इस जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश का अगर देखा जाए टोटल राजस्थान के क्षेत्रफल का, यानी कि ये राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% हिस्सा रखता है। 61.11% हिस्सा रखता है क्षेत्रफल का। ठीक है, और यहाँ पर 40%, ऑलमोस्ट 40% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के बहुत सारे मरुस्थल है, लेकिन जो अपने थार का मरुस्थल है वो ऐसा एकमात्र मरुस्थल है जहाँ पर मोस्टली जनसंख्या निवास करती है। बाकी अगर विश्व के कंपैरिजन में देखा जाए तो विश्व के जो मरुस्थल हैं वहाँ पर जनसंख्या इतना निवास नहीं करती है। ठीक है, और दूसरी बात, जो ये है मरुस्थल हैं वो उसका उद्भव है वो टैथिस सागर के अवशेष से हुए, जिसे अपन क्या कहते थे, पैंथालासा। पैंथालासा कहते थे। उसी पैंथालासा से टैथिस सागर का उद्भव हुआ और उसी टैथिस सागर के अवशेष से हमारा जो मरुस्थल है वो बना। ठीक है, ये मरुस्थल के बारे में। और अपन ने देखा कि 1,75,000
1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। इसका जो क्षेत्रफल 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर है वो राजस्थान के अंदर है। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, फिर अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, इसकी लेंथ कितनी है मरुस्थलीय प्रदेश की, तो लेंथ के बारे में अगर देखा जाए तो लेंथ अपन देखेंगे, जो राजस्थान का ये मरुस्थल है इसकी लेंथ है, यानी कि टोटल लेंथ ये है 640 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए, विड्थ, इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो उसकी चौड़ाई है वो है 300 किलोमीटर। ठीक है, 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और लंबाई अगर देखी जाए तो 300 किलोमीटर है। अगर हाइट की बात की जाए, हाइट 150 से लेकर 300 मीटर, 150 से 300 मीटर, यानी कि जो इसकी हाइट है थार के मरुस्थल की वो अलग अलग है। पश्चिम दिशा में 150 से 200 है, फिर अगर देखा जाए तो पूर्वी साइड में इसकी देखी जाए हाइट वो 300 से 350 मीटर है। तो एवरेज अपन निकाल देते हैं कि 150 से 300 मीटर तक इसकी हाइट है। ठीक है, फिर अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे। अब जो ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल को राजस्थान के अंदर डेजर्ट ऑफ थार है। इस थार के मरुस्थल के पूर्वी दिशा में, यानी कि ये इस साइड में ये जो पर्वतमाला है जिसका नाम है अरावली, अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, अब पूर्वी दिशा में अरावली पर्वतमाला है, पश्चिमी दिशा में ये मरुस्थल है। अब देखा जाए रेगिस्तान का विस्तार किस साइड हो रहा है, जिसे अपन मार्च ऑफ डेजर्ट बोलते हैं। जो रेगिस्तान का विस्तार है ना, वो अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर हो रहा है। रेगिस्तान का विस्तार, ठीक है, जिसे मार्च ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, मार्च ऑफ डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट का विस्तार किस दिशा की ओर हो रहा है, तो अपन बोलेंगे ये हरियाणा और पंजाब की दिशा में हो रहा है, क्योंकि पूर्वी साइड में तो अरावली पर्वतमाला आ गई, पर्वतों से ऊपर होकर तो रेत बहुत कम जाती है। इसका मतलब जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उस साइड इसका विस्तार हो रहा है। ठीक है, रेगिस्तान का विस्तार का अगर पूछा जाए, ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के समांतर, अरावली पर्वतमाला के समांतर एक रेखा है जिसे बोलते हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, वो अरावली के पश्चिमी भाग के समांतर है। ठीक है, उसे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहते हैं। इस 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है, इसका जो कार्य है वो है राजस्थान डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, राजस्थान डिवाइडेड बाय 2 का इसका मतलब ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जो लाइन है, इस लाइन पे जो क्षेत्र स्थित है
इस लाइन पे जो क्षेत्र स्थित है उन सभी क्षेत्रों के अंदर एवरेज रूप से यानी कि औसत वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर दर्ज की जाती है। इसलिए इस लाइन के जो ऊपर है स्थल स्थित होता है उसे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में एक और रेखा स्थित है। ठीक है, एक और रेखा स्थित है, उसे बोलते हैं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है इसको भी एक नाम से जानते हैं, आप देखोगे मरुस्थल डिवाइड बाई 2, यानी कि जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है इस मरुस्थलीय क्षेत्र को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो मरुस्थलीय भाग है इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, जो 50 सेंटीमीटर, ये तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तो मरुस्थलीय भाग को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी, और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है इसे महान भारतीय, इस 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। विभाजक रेखा, इसका मतलब क्या होगा? महान भारतीय जल विभाजक रेखा। ठीक है, कहते हैं कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, क्योंकि ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है यह भी अरावली पर्वतमाला के समांतर चलती है। बेसिकली तो अरावली पर्वतमाला को ही महान भारतीय विभाजक जल विभाजक कहते हैं, क्योंकि इसके पश्चिम में जो नदी तंत्र हैं, इसके पश्चिम में जो नदी तंत्र है जैसे लूणी का हो, चाहे घग्गर का हो, चाहे सिंधु का हो, ये किस दिशा के अंदर जल को विभाजन करती हैं? ये जो तीनों ही नदियां हैं ये अपना जो जल है, ये अपना जल है वो किधर? अरब सागर की तरफ, जो इसका जो जल है वो अरब सागर के अंदर जो प्रवाहित करती हैं। ठीक है, और दूसरी जो इसके पूर्व के अंदर नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र तो वैसे ही पूर्व की दिशा में है, लेकिन जो गंगा यमुना का जो संबल है इसका जो भाग है ना वो बंगाल की खाड़ी के अंदर चला जाता है। यानी कि भारत के अंदर नदी तंत्र को 2 भागों में विभाजित करना, इसलिए महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहते हैं। ठीक है, वैसे अरावली पर्वतमाला को कहते हैं, लेकिन अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अरावली भी राजस्थान में है और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी अरावली के समांतर चलती हैं। ठीक है, इसलिए ये है। अब अपन ने 2 भागों में विभाजित किया, एक तो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, एक है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, अब जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को अलग नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया क्या? ये जो एरिया है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है इसको जो नाम दिया गया वो दिया गया शुष्क प्रदेश। ठीक है, ये जो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र था इसको नाम दिया गया शुष्क प्रदेश। ओके, अब जो ये जो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसका जो नामकरण दिया गया इसे बोला गया अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, ये जो राजस्थान के अंदर पूरा मरुस्थलीय भाग था उसको अपन ने 2 भागों में विभाजित किया। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से कम का क्षेत्र शुष्क प्रदेश के अंदर आएगा और 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क प्रदेश में आएगा। ठीक है, फिर अपन
आगे बढ़ते हैं और करते हैं मरुस्थल के संबंध में कुछ बातें। अब जो अपन ने ये बताया कि जो 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बारे में अपन ने बताया, अब देखेंगे मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्र हैं वो राजस्थान के किन किन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है, ये हमने राजस्थान है, और राजस्थान का अगर देखा जाए जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय प्रदेश, उस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर देखोगे तो आप एक देखोगे गंगानगर, ठीक है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब मैं एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखूंगा, सिरोही। ठीक है, ये है 13 डिस्ट्रिक्ट। अगर पूछा जाए जो राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है वो राजस्थान के कितने जिलों में स्थित है, तो आप बोलोगे 13 जिलों में। ठीक है, कितने भागों में, जो ये जो कितने जिलों में स्थित है राजस्थान का मरुस्थल है वो है 13 जिलों के अंदर। लेकिन मैं सिरोही को साइड में क्यों लिखा है, ये जो सिरोही वाला क्षेत्र है इसके अंदर मरु विकास कार्यक्रम जो मरु विकास कार्यक्रम 1974 के अंदर चलाया गया था, मरु विकास कार्यक्रम, उसके अंदर सिरोही को बाहर रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि अगर देखा जाए तो सिरोही आता तो मरुस्थलीय प्रदेश क्षेत्र के अंदर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा पहाड़ है, पठार है, इसलिए जो सिरोही का क्षेत्र है वो मरु विकास कार्यक्रम के अंदर नहीं रखा गया। लेकिन सिरोही, ये जो मरु प्रदेश का जो विस्तार है उसके अंदर सिरोही भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो 13 जिलों के अंदर मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। अब अपन देखेंगे ये जो मरुस्थल था, इस मरुस्थल के जो उत्पत्ति थी उसके बारे में एक मैप देखने वाले हैं। ठीक है, ये राजस्थान का अपन ने मैप बना दिया। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान के अंदर जो स्थलाकृति है राजस्थान की, इस पर यह जो मरुस्थल हैं वो अपन कहते हैं कि 33 सागर से अवशेष से जो इसकी उत्पत्ति हुई। अब जो 33 सागर से इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में क्या राय है? तो एक भूगोलवेता थे जिसका नाम था सर सिरिल फोक्स।
सिरिल फोक्स। यानी कि जो तैतीस सागर था, इसका मतलब उससे ये जो अपना मरुस्थल बना है, और अपन आज भी देखते होंगे जहाँ समुद्र हैं उसके पास अपन देखेंगे ना, जो बालू मिलती है ना, वो हमारे जो मरुस्थल हैं थार के बालू से मैच करती है। इसका मतलब यहाँ पर पहले समुद्र हुआ करता था और समुद्र के ही जीवों के अवशेष मिलते हैं। इसी कारण तो यहाँ पे क्या है, कोयला पेट्रोलियम के भंडार मिल रहे हैं राजस्थान के अंदर। आप देखोगे बाड़मेर नागाना का क्षेत्र है, वहाँ पर मंगला भाग्यम रागेश्वरी तेल के कुएं मिले। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। और दूसरा आप देखोगे तो कपोरडी का एरिया है, तो उस साइड क्या मिला, कोयला मिला है। और जैसलमेर के अंदर आप देखोगे, बीकानेर के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पर तेल और गैस के भंडार मिले हैं। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे पहले क्या था, समुद्र तो था। अब ये समुद्र कब गया, यानी कि अगर समुद्र था तो ये समुद्र कब गया। ठीक है, अगर ये यहाँ पर समुद्र हुआ करता था, इसका मतलब जो अरावली पर्वतमाला है ना, वो समुद्र का क्या हुआ करती थी, किनारा, और उसी अरावली से उस साइड क्या था, समुद्र। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी अरावली पर्वतमाला थी। ठीक है, और ये क्या हुआ करता था उस समय, बीच हुआ करती थी जब अपन सब यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, तो इन्होंने सर सिरिल फोक्स ने क्या किया, 4 कालों के अध्ययन किए। ठीक है, 4 काल कौन कौन से थे। एक नंबर पे क्रेटेशियस, एक तो था क्रेटेशियस। ठीक है, दूसरा था इयोसीन, तीसरा था मायोसिन, ठीक है, और चौथा था प्लायोसिन। ठीक है, इन 4 कालों का अध्ययन किया किसने, सर सिरिल फोक्स ने। इन्होंने अगर देखा जाए तो जो पहला है, अपन बात करेंगे, मैं ब्लैक लाइन से अंडरलाइन करता हूँ, पहला क्रेटेशियस काल। इस क्रेटेशियस काल के अंदर इन्होंने बोला कि ये जो समुद्र का जो हिस्सा था वो कहाँ पर था, राजस्थान के अंदर। तो आप देखोगे उस काल के अंदर ये जो ब्लैक लाइन है, यहाँ पर समुद्र हुआ करता था। ठीक है, ब्लैक लाइन से यहाँ पर समुद्र हुआ करता था। ठीक है, फिर दूसरी जो मैं अलग अलग पेन से लिख रहा हूँ, ये जो इयोसीन काल था, इस इयोसीन काल के अंदर जो समुद्र की स्थिति थी वो कुछ ऐसी थी, आप देखोगे। ठीक है, यानी कि समुद्र धीरे धीरे पीछे हट रहा है। जैसे जैसे कालक्रम आगे बढ़ रहा है, समुद्र की स्थिति पीछे हट रही है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट पेन के साथ देखेंगे मायोसिन। ठीक है, मायोसिन के अंदर अपन समुद्र की स्थिति देखी जाए तो मायोसिन के अंदर समुद्र की स्थिति ये थी। ठीक है, और फिर अपन लास्ट जो प्लायोसिन था, इस प्लायोसिन पार्ट की अगर देखा जाए तो प्लायोसिन के अंदर जो समुद्र की स्थिति है ना, वो राजस्थान के अंदर से बाहर हो जाती है, यानी कि ये गुजरात साइड के अंदर चला जाता है। और आज भी अपन वर्तमान में देखते हैं जो गुजरात साइड के अंदर जो समुद्र है, तो वो इस प्लायोसिन पीरियड के बाद में वो गुजरात साइड में चला गया। और यहाँ पे क्या रहेगी, बालू, यानी कि रेत, और रेत के टीले रह गए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर सर सिरिल फोक्स ने ये जो नंबरिंग मैंने की है, ये जो पेन अलग अलग से दर्शाया गया है, वो उन्होंने इन काल के अंदर अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे करके समुद्र है वो राजस्थान के इन धोरों से, यानी कि मरुस्थलीय भाग से धीरे धीरे होकर पीछे चला गया। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने आज जो अध्ययन किया है
वो किया है राजस्थान की मरुस्थलीय भाग को किस हिसाब से बांटा गया है, और मरुस्थल की उत्पत्ति के जो सर सिरिल फोक्स का सिद्धांत है, अलग अलग कालक्रम के अनुसार उन्होंने स्टडी की, तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो आपने अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, जो अगला जो मरुस्थल के आगे विकास का क्रम है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास।